हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित लगभग 100+ इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। दोस्तों 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं। आप लोगों की तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी होगी और आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर लगभग 50 सवाल हम राजस्थान जीके से संबंधित करेंगे और लगभग 50 सवाल ही हम पशुपालन से संबंधित यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक पेपर देने वाले हैं पशु परिचर का, वो सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एजीटी यही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजस्थान के एजीजी 1857 के समय कौन थे दोस्तों? तो ये आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकेट जो था वो आपका राजस्थान का प्रथम एजीजी था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, तो आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था और प्रथम एजीजी आपका लोकेट हो जाएगा। गले में हम लोकेट पहनते ना, तो प्रथम एजीजी आपका कौन हो जाएगा? लोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में कहाँ पर की गई थी? तो अजमेर में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य अधिकारी कौन हो जाएगा? एजीजी हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में था। लेकिन गर्मी के दिनों में 1845 ईस्वी में इसका जो स्थानांतरण है वो कहाँ पर कर दिया गया? आबू में कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा का गठन किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। कब किया गया था? तो फरवरी 1883 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? फरवरी 1883 में किया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा फरवरी 1883 में की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कालांतर में इसका मुख्यालय कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया? अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि स्थापना उदयपुर में की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए दयानंद सरस्वती सबसे पहले कहाँ पर आए थे, तो सबसे पहले राजस्थान में ये करौली के अंदर आए थे दोस्तों। कब आए थे? 1865 में। जून 1865 में ये सबसे पहले करौली के अंदर आए थे। फिर 1881 के आसपास ये दूसरी बार भरतपुर में आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके आगमन से रिलेटेड सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले कहाँ पर आए थे? करौली में आए थे। फिर ये भरतपुर में आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। सागरमल गोपा के राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई? तो सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? 6 वर्ष की सजा इनको दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनको जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा के द्वारा रघुनाथ बाबा का मुकदमा लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसलमेर का गुंडाराज, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है। इनका संबंध जैसलमेर से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष 1938 में कौन थे दोस्तों? तो 1938 की बात की जा रही है। 1938 में आपके जमनालाल बजाज हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो 1931 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। लेकिन 1938 में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? जमनालाल बजाज को बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? तो कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल किसके द्वारा की गई थी? कौन सी रियासत के द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ रियासत के द्वारा की गई थी दोस्तों। राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ यानी किसान आंदोलन के रूप में हुआ था। तो ये आपका कहाँ से हुआ था? मेवाड़ से हुआ था। आपको पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन आपका 1897 में से शुरू हुआ था और 1941 तक चला था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी और 1941 तक चला था। तो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? मेवाड़ में हुई थी। और इसमें धाकड़ जाति के किसानों ने सर्वाधिक भाग लिया था। आगे देखिए। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए जाने गए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? तो गोविंद गुरु का संबंध डूंगरपुर से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोविंद गुरु के द्वारा भी संप सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। संप सभा की स्थापना की गई थी 1883 में और इसका अधिवेशन हुआ था 1903 में। कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय 1871 ईस्वी में किसको जाता है?
ACL कालाइल को जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सभ्यता तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। बच्चा जब पेपर होगा वहाँ पर तब आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। RSMSS भी आप पे इतनी मेहरबान नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं देगी। आपको देखना पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है। तो थोड़े बहुत इधर उधर के सवाल अगर आप कर लोगे और ऐसा कैसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा तो उसका फ़ायदा आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य ACL कालाइल को जाता है। वहाँ पर सवाल आने के बाद फिर आउट ऑफ सिलेबस करते रहना, फिर कुछ भी नहीं होने वाला। समझ में आया बात? तो थोड़े बहुत सवाल अगर एक्स्ट्रा कर लोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपकी 1861 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय राजस्थान में किसे जाता है? ACL कालाइल को जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी थी। आगे देखिए, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। गोसुंडी आपका कहाँ से संबंधित है? चित्तौड़ से संबंधित है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो मालवों की शक्ति का केंद्र आपका दोस्तों टोंक और जयपुर के आसपास केंद्रित था। ये आपको ध्यान रखना है। टोंक ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो जयपुर आंसर करेंगे, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात आप ध्यान रख सकते हो, नगरी सभ्यता जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी चित्तौड़ में हो जाएगी, ठीक है। CV जनपद के नाम से किसे जाना जाता है? नगरी सभ्यता को जाना जाता है। आगे देखिए, 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? तो 1952 के समय दोस्तों लोकसभा में 20 सीटें थी। अभी वर्तमान में 25 है, जिसमें से 14 तो आपकी किसकी है? BJP की है। 8 किसकी? आपकी कांग्रेस की है। और 1+1+1 आपकी अदर की हो जाएगी दोस्तों, एक बाप की हो जाएगी और 2 ये आपकी और है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इजारा जाना जाता है। तो इजारा जाना जाता है राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए जाना जाता है। राजस्व की ठेका प्रणाली जो होती है उसे इजारा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा आंकबंदी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर राज्य में इजारा को मुकाता के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मुकाता के नाम से भी किसे जाना जाता है? इजारा को जाना जाता है बीकानेर में। आगे देखिए, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो दोस्तों अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो यहाँ पर बात दोस्तों 1803 और 1804 में जो आपकी संधियाँ हुई थी उनकी की जा रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भरतपुर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे 1817-18 की बात की जाए तो सबसे पहले संधि किसने की थी दोस्तों? कोटक से। आपको ध्यान रखना है। किससे ध्यान रखना है? कोटक से। सबसे पहले करौली, फिर टोंक, फिर कोटा। तो सबसे पहले करौली ने संधि की थी आपकी 1817-18 की बात की जाए तो। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लेख थी। और मत्स्य संघ में आपके ABCD शामिल थे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये आपको ध्यान रखना है। और निमराना ठिकाना भी शामिल था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो धौलपुर के उदयमान सिंह को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया था। और शोभाराम कुमावत जो थे दोस्तों वो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे। आगे देखिए, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्बुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग भकरबंद है? यानी अन्य सब दुर्ग जो है वो तो नग्न है जबकि यह दुर्ग भकरबंद है। ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये अब्बुल फजल के द्वारा कहा गया था, ठीक है। किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसने कहा था? अब्बुल फजल ने कहा था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, किसने कहा था? अब्बुल फजल ने कहा था। और कुंभलगढ़ के बारे में कहा था ये इतना ऊपर बना हुआ है, ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था। आगे देखिए दोस्तों, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये किस काल के हो जाएंगे? आपके गुज्जर प्रतिहार काल के हो जाएंगे, आबानेरी और राजौरगढ़ के। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो चल फिर शाह की दरगाह आपकी राजस्थान में कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित हजरत चल फिर शाह की दरगाह पर प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। आपको तो इतना ध्यान रखना है, चल फिर शाह की दरगाह कहाँ से हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। च से चल हो जाएगा और च से आपका चित्तौड़ हो जाएगा। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था दोस्तों? 1799 ईस्वी में करवाया गया था, ठीक है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। और इसकी 5 मंजिला आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपकी कौन सी हो जाएगी? सरद मंदिर हो जाएगी, फिर आपकी रत्न मंदिर हो जाएगी, ठीक है। सरद, रत्न, फिर आपकी विचित्र हो जाएगी दोस्तों तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर आपकी प्रकाश मंदिर हो जाएगी और 5वें नंबर पर आपकी हवा मंदिर हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सरद मंदिर हो जाएगा। सरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे देखिए, राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया कहाँ पर अवस्थित है? तो बड़ा बाग की छतरिया आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी जैसलमेर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मेड़त रणजी जी की बावड़ी स्थित है। तो मेड़त रणजी जी की बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी झुंझुनू में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगी? झुंझुनू में हो जाएगी दोस्तों। आगे देखिए, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार हो जाएंगे? तो ये सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। निहाल चंद का संबंध किशनगढ़ चित्रशैली से हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कलाकार ये आपको ध्यान रखने, चित्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बनी ठनी का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा दोस्तों? बनी ठनी का संबंध आपका किशनगढ़ चित्रशैली से हो जाएगा। बनी ठनी पर डाक टिकट 1973 में जारी किया गया था, ये बात भी आपको दिमाग में बिठा लेनी है। आगे देखिए, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ये आपकी विधान परिषद हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, मारी बरसाले री मुमल हालेनी ए आलीजे रे देव नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो ये दोस्तों आपका मुमल वाला जो गीत है ये आपका किस क्षेत्र का हो जाएगा? जैसलमेर का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुमल जो है वो लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र आपका कौन सा हो जाएगा? यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? अलगोजा हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। तो भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? वो आपका हाथीमना नृत्य कहलाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेजा नृत्य भी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। गेर भी आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए यह नृत्य किया जाता है। आगे देखिए, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार है। तो तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार आपके शाह अली और तुकनगीर हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका मेवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है। तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो तिमनिया आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गले में ताबीज के रूप में स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा ये आभूषण गले में पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिर पर आपका मेमंद और बोरलो आपको ध्यान रखना है। मेमंद और बोरला एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके सिर के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बलिया आपका हाथ का हो जाएगा जो कि पूछा जाता है। नौगरी जो है ये भी आपका हाथ का हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेवरी आपका पैर का हो जाएगा। हिरना मोचन जो है दोस्तों, हिरना मोचन जो है ये भी आपका पैर का हो जाएगा। आंवला जो है ये भी आपका पैर का हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कणकती कहाँ की है, तो कणकती आपकी कमर की हो जाएगी दोस्तों। दामना पूछा जाए, दामनी नामक आभूषण वो आपका अंगुली में पहना जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है। तो मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी आपके कौन हो जाएंगे? तो केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, तीनों एक ही है दोस्तों। इनके उपनाम है, इनको केसरिया नाथ जी भी बोला जाता है, ऋषभ देव जी भी बोला जाता है, आदिनाथ जी भी बोला जाता है। तो इन्हें कालाजी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। और इनका त्यौहार या इनका मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो दूल्हे उदयपुर में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गोना रस्म किससे संबंधित है? तो गोना रस्म जो है ये आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? ये आपकी विवाह से संबंधित हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो आपको आता होगा। आगे देखिए, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो गोरबंद जो है ये किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है दोस्तों? तो ये आपके ऊँट का हो जाएगा। और गोरबंद आपका कहाँ पर धारण किया जाता है ऊँट के द्वारा? तो दोस्तों ये गले में, ये आपको ध्यान रखना है। गोरबंद गले का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है, ऊँट का आभूषण आपका गिरबान। गिरबान कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? गिरबान आपका नाक का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपका ऊँट का आभूषण है। तो गिरबान तो आपका नाक में पहना जाता है, गोरबंद आपका गले में पहना जाता है। तो तीनों सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो पर्यटन विभाग की स्थापना दोस्तों 1956 में हुई थी। और पर्यटन निदेशालय की स्थापना आपकी 1955 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो तो आपकी 1955 में हुई थी। लेकिन पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? तो राजस्थान का उद्भव जो है ये शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में फव्वाड़ा का मतलब है। तो फव्वाड़ा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, लोक साहित्य। फव्वाड़ा का मतलब हो जाएगा आपकी लोक गाथा से, ये आपको ध्यान रखना है। फाबू जी के फव्वाड़े जो है दोस्तों वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो वो आपके माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। तो फाबू जी के फव्वाड़े आपके माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। जबकि फाबू जी की फड़ जो है वो आपकी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि देवनारायण जी की जो फड़ है उनका वाचन जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है। आगे देखिए,
जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो जाम्बोजी के अनुयायी आपके किस रूप में जाने जाते हैं दोस्तों? तो ये विश्नोई के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में बीकानेर के समरातल धोरा नामक स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो समरातल धोरा नामक स्थान पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। 29 नियमों पर आधारित होने के कारण इस संप्रदाय को विश्नोई संप्रदाय कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 29 नियमों की पालना करते हैं, 36 नियमों की पालना आपके जसनाती करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 42 नियमों की पालना आपकी चरणदासी संप्रदाय के द्वारा की जाती है। आगे देखिए, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो धोलिया वीर के नाम से दोस्तों किन्हें जाना जाता है? तेजाजी को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इनका गोत्र क्या था दोस्तों? धोलिया था, इनका गोत्र धोलिया था, इस वजह से इनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो गोत्र हो जाएगा इनका धोलिया, ये आपको ध्यान रखना है। और तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो खन्नाल नागौर में हुआ था। गोगा जी का ददरेवा चूरू में हुआ था। फाबू जी का आपका कोलमंड जोधपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक आपका रामदेव जी का पूछा जाता है, उडू काश्मीर बाड़मेर, वो भी आपको ध्यान रखना है। इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? पेमलदे हो जाएगा, ठीक है। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमलदे हो जाएगा। त को उल्टा कर देना, प कर देना। आगे देखिए, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो सांबर झील में आपका शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जयपुर के पास सांबर झील में अवस्थित शाकंभरी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त शाकंभरी शक्तिपीठ का मंदिर शिखर की पहाड़ियों में भी स्थित है। एक मंदिर आपका शिखर में भी है। यहाँ देवयानी तीर्थ भी स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? तो कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और पुष्कर का मेला भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आपका बेणेश्वर का जो मेला है दोस्तों, बेणेश्वर का मेला जो है ये आपको माघ पूर्णिमा को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। और अगर आपसे पूछा जाए बेराट का मेला जो लगता है दोस्तों, वो आपका कब लगता है? यानी बाणगंगा का मेला, बेराट का मेला, वो आपका वैशाख में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो आपका वैशाख में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक है आपका कपिलधारा का मेला। तो कपिलधारा का मेला जो है दोस्तों, ये भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ पर लगता है? 12 में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्यौहार वह है। तो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्यौहार कौन सा हो जाएगा? आपका उबछड़ हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस त्यौहार को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन कुंवारी कन्याएं मनाती है। वह इस दिन पूरे दिन भर खड़ी रहती है और न ही कुछ खाती है और शाम को चंद्रमा देखकर ही भोजन करती है। आगे देखिए, दूतई गदर डगला कानो एवं मिर्जाएं किससे संबंधित है? तो दूतई गदर डगला कानो वो मिर्जाएं आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? ये अंग रखी के प्रकार हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत लग रही होगी क्योंकि अभी तबीयत खराब है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? तो बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन हो जाएगी? तो ये आपकी राजमती हो जाएगी। बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नरपति नाला के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। नरपति नाला के द्वारा आपकी बिसलदेव रासो लिखी गई है और इसकी मुख्य महिला पात्र आपकी राजमती हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बिसलदेव रासो जो है दोस्तों, ये आपका श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है। तो पश्चिमी दिशा के लिए आपका राजस्थानी भाषा का शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका अथुण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। बडार संबंधित है आपका, बरी पडला संबंधित है, कन्यावल संबंधित है, पानीवाड़ा संबंधित नहीं है दोस्तों। पानीवाड़ा का संबंध आपका मृत्यु से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किससे हो जाएगा? मृत्यु से हो जाएगा। और आपका ओसर और जोसर, ओसर मोसर जोसर, ये आपके मृत्यु भोज से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यक्ति की मृत्यु के समय सब लोग एकत्र होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देते हैं, इस प्रकार के स्थान को पानीवाड़ा कहा जाता है। तो ये कथन देके भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है। तो सबसे बड़ी जनजाति मीणा है, फिर उसके बाद भील है, फिर उसके बाद आपकी गरासिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मीणा भील गरासिया। नेवरी आभूषण पहना जाता है। तो नेवरी आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है? ये अभी मैंने आपको बताया, पैरों में पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्त्रियों द्वारा पैरों में आंवलों के साथ ही पहना जाने वाला कड़ा विशेष नेवरी या नेवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 44। अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 18 जनवरी 2024 को कौन सा उर्स लगा? तो यहाँ पर कौन सा उर्स लगा था दोस्तों? तो ये 812वां उर्स लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। 812वां उर्स लगा था यहाँ पर, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, करंट का सवाल है। आगे देखिए, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो पगड़ी का आभूषण आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका सरपेच हो जाएगा।
सर पे जो है ये पगड़ी का आभूषण है। आगे देखिए, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन जो है दोस्तों, ये आपका श्रावण तीज से माना जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बात बोली जाती है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो शुरुआत तो आपकी श्रावण तीज से हो जाएगी और गणगौर पर आपका समापन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस संप्रदाय में शव को न जलाकर पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है? तो शव को जलाया तो नहीं जाता है, लेकिन पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये दादू संप्रदाय में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रमुख पीठ आपकी नारायणा जयपुर में हो जाएगी। आगे देखिए, हाथी महोत्सव का आयोजन होता है। तो हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो ये जयपुर में किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो जयपुर में फाल्गुन यानी कि मार्च माह में, फाल्गुन या मार्च माह में इसका आयोजन किया जाता है जयपुर में। आगे देखिए, निम्न में से ढोल नृत्य किन जिलों का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य आपका थागना शैली में किया जाता है, ये आपका सांचौर जालोर का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो थार महोत्सव आपका बाड़मेर में मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थार महोत्सव आपका बाड़मेर का हो जाएगा। ठीक है, और एक महोत्सव है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है, मामेसर महोत्सव। मामेसर महोत्सव आपका कहाँ का हो जाएगा? बीकानेर का हो जाएगा। ठीक है, और आपका एक है फुट्टा देवला का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? एग्जाम में एक बार पूछा गया था, फुट्टा देवला का मेला कहाँ पर लगता है? फुट्टा देवला का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये आपका राजसमंद में लगता है। आगे देखिए दोस्तों, केंद्रीय भेष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पशुपालन के सवाल आपके स्टार्ट हो चुके हैं। केंद्रीय भेष अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर यूपी में स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान में भेष प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोंक में हो जाएगा। और राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा में हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा में हो जाएगा। तो एक ही सवाल से आपके 4 सवाल कवर हो रहे हैं दोस्तों। आगे देखिए, कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से प्राप्त होता है? तो राजस्थान में ऊन का कितना हिस्सा प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये आपका 47.98% प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा? 47.98%, यानी कि ऑप्शन में आपको लगभग 45% दिया जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और अगर आपसे पूछा जाए भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जयपुर में स्थित है। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान आपका जयपुर में स्थित है। आगे देखिए, गाय की वह नस्ल जिसमें सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? तो सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता आपकी थार पारकर में पाई जाती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सफ़ेद रंग मुंह काला भेड़ की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो सफ़ेद रंग मुंह काला भेड़ किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो ये आपकी किसकी हो जाएगी दोस्तों? चोकला की हो जाएगी। और ये आपकी शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? आपकी शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, दूध की रानी बकरी कि किस नस्ल को कहा जाता है? तो दूध की रानी बकरी की किस नस्ल को कहा जाता है? तो ये सानेन को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह नस्ल स्विट्जरलैंड की है। इसमें नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। इसका दूध उत्पादन 1 से 3 लीटर प्रतिदिन होता है। एंग्लो न्यूबियन को बकरियों की जर्सी कहते हैं। तो एंग्लो न्यूबियन को बकरियों की जर्सी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किसी यंत्र की सहायता से शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र तक पहुँचाना कहलाता है? तो शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र तक पहुँचाना क्या कहलाता है? गर्भाधान, निषेचन, मैथुन, कृत्रिम गर्भाधान। तो ये आपका कृत्रिम गर्भाधान हो जाएगा दोस्तों। बंदियाकृत नर घोड़ा कहलाता है? तो ऐसा सवाल आपका पूछा जाएगा दोस्तों, बंदियाकृत नर घोड़ा आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका गेल्ड कहलाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पशुपालन की मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको करवा रहा हूँ, तो कहीं कोई सवाल गलत हो जाए तो आप कॉमेंट कर दिया करो। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 देखिए दोस्तों, वह विधि जिसमें 5 पीढ़ी तक एक ही नर व मादा में प्रजनन कराया जाता है? तो 5 पीढ़ी तक एक ही नर व मादा में प्रजनन कराया जाता है, ये आपका इनब्रीडिंग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, दही में लैक्टिक अम्ल की मात्रा होती है, तो लैक्टिक अम्ल की मात्रा दही में कितनी होती है दोस्तों? 0.2 से 0.5%, 0.6 से 1.1%, 2% या फिर 10%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इसका आंसर हो जाएगा 0.6 से 1.1%, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मादा पशु के ब्याने से 60 दिन पूर्व दूध निकालना बंद करने को कहते हैं? तो 60 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देते हैं मादा पशु के ब्याने से पहले, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सूखावस्था कहा जाता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इनक्यूबेटर में आर्द्रता प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इनक्यूबेटर में आर्द्रता प्रतिशत आपका कितना होना चाहिए दोस्तों? 10 से 20%, 20 से 30%, 60 से 65% या फिर 70 से 80%।
तो ये कितना होना चाहिए दोस्तों, 60 से 65%, ये आपको ध्यान रखना है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा होता है, रिकेटस होता है दोस्तों। थायमिन आपका विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन बी की कमी से और भी बहुत सारे रोग होते हैं। आगे देखिए, कपास के बिनोले में पाए जाने वाला हानिकारक रसायन है, तो कपास के बिनोले में पाए जाने वाला हानिकारक रसायन आपका गोसिपोल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तारपीन का तेल किस काम आता है, तो तारपीन का तेल आपका किस काम आता है दोस्तों, निश्चेतक, पीड़ाहारी, कृतिहारी या मर्दन तेल, तो ये मर्दन तेल के काम आता है। आगे देखिए, पशु में श्वसन दर नापी जाती है, तो पशु में श्वसन दर आपकी नाक से, पशु की कोख से, दोनों से नापी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। बकरी और भेड़ में श्वसन दर अगर आपसे पूछी जाए तो 12 से 20 प्रति मिनट होती है, भैंस में 16 से 18 होती है, गाय में 20 से 25 प्रति मिनट होती है, ऊँट में 5 से 7 प्रति मिनट होती है, ऊँट की इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घोड़े में 8 से 16 होती है, सूअर में 8 से 18 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुक्कुट में ये 15 से 30 प्रति मिनट श्वसन दर होती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 122, रिजिका की फसल में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है, तो रिजिका की फसल में पाए जाने वाला रसायन आपका कौन सा हो जाएगा, रिसिनिन, सेपोनिन, गोसिपोल या लाइकोपिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका रिजिका की फसल में पाए जाने वाला रसायन आपका सेपोनिन हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जेटीबी वैक्सीन का पूरा नाम है, तो जेटीबी वैक्सीन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, गोर टेबोको वायरस। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ऊन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में होने वाला रोग है, तो ऊन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में होने वाला रोग आपका कौन सा हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं को सूखा चारा देकर पानी नहीं पिलाने से रोग होता है, तो पशुओं को सूखा चारा देकर पानी नहीं पिलाओगे तो कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो ये कब्ज होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी वैक्सीन चेचक से आजीवन सुरक्षा देती है, तो चेचक से आजीवन सुरक्षा देती है, यह आपकी फाउल पॉक्स वैक्सीन हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, फाउल पॉक्स वैक्सीन। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा, ज्ञान में परिवर्तन, मनोवृत्ति में परिवर्तन, कौशल में परिवर्तन। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संचार के अरस्तु मॉडल में कितने तत्व हैं, तो संचार के अरस्तु मॉडल में आपके कितने तत्व हो जाएंगे, 3 तत्व हो जाएंगे। आगे देखिए, मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है, तो मल्लीनाथ पशु मेला आपका चैत्रमाह में बढ़ता है दोस्तों, ये आपका लूनी नदी के किनारे बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला पूछा जाए आपसे, सबसे प्राचीन पशु मेला, तो वो आपका मल्लीनाथ पशु मेला है। वर्मी कंपोस्ट निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान है, तो वर्मी कंपोस्ट निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान आपका कौन सा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको ध्यान रखना है, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखिए, दांतों द्वारा आयु ज्ञात करने में अंतर आ सकता है, तो दांतों द्वारा जो आयु ज्ञात की जाती है उसमें अंतर कितना आ सकता है, 6 माह का अंतर आ सकता है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पशु की आयु निर्धारित की जाती है, तो पशु की आयु खुर द्वारा, दांत द्वारा, सींग द्वारा निर्धारित की जाती है। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत आपकी कब हुई है दोस्तों, तो ये आपकी 6 सितंबर 2023 को हुई थी। कब हुई थी, 6 सितंबर 2023 को। इंपॉर्टेंट है, कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत आपकी 6 सितंबर 2023 को हुई थी। आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई, तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत आपकी 1970 में हुई थी, और ऑपरेशन फ्लड के जनक आपके कौन हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गौ सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो गौ सेवा आयोग का मुख्यालय आपका जयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मध्य चक्र की सबसे छोटी अवस्था कहलाती है, तो मध्य चक्र की सबसे छोटी अवस्था आपकी क्या कहलाती है, तो मध्यकाल कहलाती है। मध्य चक्र के 2 चरण वो 4 अवस्थाएं होती है दोस्तों, 2 चरण होते हैं और 4 अवस्थाएं होती है, प्रोस्टर्स, स्टर्स, मेटास्टर्स और डाइस्टर्स। सबसे छोटी अवस्था स्ट्रोन यानी मध्यकाल कहलाती है। आगे देखिए, ग्लाइकोजन उदाहरण है, तो ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ये पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पॉलीसेकेराइड का। आगे देखिए, नाइट्रोजन, द्रव्य नाइट्रोजन का तापक्रम होता है, तो द्रव्य नाइट्रोजन का तापक्रम कितना होता है, तो ये आपका -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखा जाता है दोस्तों, वीर्य को रखा जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन के अंदर। आगे देखिए, वक्र किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, तो किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी नेफ्रॉन हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140, पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी होती है कहलाती है, तो मवाद भरी हो,
असाधारण गुहा में तो वो क्या कहलाएगा आपका सिस्ट, हीमेटोमा, गांठ, एप्सिस। तो ये आपका एप्सिस कहलाएगा दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती है? तो किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती है? सिरा के अंदर। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दुधारू गोवंश की शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो दुधारू गोवंश की शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है तो ये 2 से 2.5 शरीर भार का, तो यहाँ पर 2% से लेकर 2.5% शरीर भार का हो जाएगा शुष्क पदार्थ की आवश्यकता दुधारू गोवंश में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, मेहसाना किनका संकरण है? तो मेहसाना किनका संकरण हो जाएगी? तो ये मुर्रा और सुरती का संकरण हो जाएगी। और मेहसाना की उत्पत्ति स्थान मेहसाना गुजरात है। यह नस्ल मुर्रा के समान है परंतु लंबाई मुर्रा से अधिक होती है। टांग और पूंछ के अंतिम छोर पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। तो टांग और पूंछ का जो अंतिम छोर होता है वहाँ पर सफ़ेद धब्बे होते हैं मेहसाना में। गाय के दूध का वैधानिक मान है। तो गाय के दूध का वैधानिक मान क्या हो जाएगा? फैट 3.7%, SNF 9.10%। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 20वीं पशुगणना में भेड़ की संख्या कितनी है? तो भेड़ की कितनी संख्या हो जाएगी आपकी? तो ये 79 लाख हो जाएगी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में डेयरी सहकारी दुग्ध संघ की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 2023 के हिसाब से डेयरी सहकारी दुग्ध की संख्या आपकी 228 है। और 2024 के हिसाब से अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताएं कितनी है दोस्तों। ठीक है, 2023 के हिसाब से 228 है। 2024 के हिसाब से इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, तो जिसको पता है वो एक बार कमेंट करके बताएं। आगे देखिए, समान गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हेतु प्रजनन की उपयोगी विधि है। तो अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हेतु प्रजनन की उपयोगी विधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? समान गुण अगली पीढ़ी में जाए तो कौन सी हो जाएगी आपकी? इनब्रीडिंग हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत आपकी कब हुई थी दोस्तों? तो ये आपकी कब हुई थी? दिसंबर 2014 में। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्रीम सेपरेटर के किस भाग से क्रीम बाहर आती है? तो क्रीम सेपरेटर के किस भाग से क्रीम बाहर आती है दोस्तों? बाउल, टॉप डिस्क, क्रीम स्क्रू, क्रीम स्पाउट। तो ये किससे बाहर आती है? क्रीम स्पाउट से बाहर आती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ई पशुहाट पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो ई पशुहाट पोर्टल की शुरुआत आपकी कब की गई थी दोस्तों? तो ये आपकी 26 नवंबर 2016 को की गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्रीम स्पाउट आपको ध्यान रखना है। और ई पशुहाट पोर्टल की शुरुआत आपकी 26 नवंबर 2016 को की गई। वो कामधेनु योजना आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो पूछी जा सकती है। ठीक है, 6 सितंबर आपकी 2023 को वो शुरू की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। मैं कोशिश करूँगा 2-4 मॉडल पेपर आपको और करा दूँ ताकि थोड़े बहुत सवाल आपके यहाँ से बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।